हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अक्षय और स्टार्ट करते हैं आज का अपना अगला लेक्चर केमिकल काइनेटिक्स का। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एनथ रिएक्शन और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे। उस न्यूमेरिकल्स के अंदर मैंने तुम्हें क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दिया था, ठीक है। तो आई थिंक तुम लोगों ने उसको ट्राई किया होगा और उसका आंसर निकाल लिया होगा, ठीक है। तो अभी उसको डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि उसका आंसर क्या होगा। तो जैसा कि सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, 2a + b से बन रहा है c + d फॉलोइंग रिजल्ट्स फॉर ऑब्टेन्ड। और कुछ ये 4 एक्सपेरिमेंट किए हैं मैंने यहाँ पे। ये 4 एक्सपेरिमेंट्स का जो डेटा है, एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 3 और एक्सपेरिमेंट 4। तो 4 एक्सपेरिमेंट किए और हमें ये कुछ डेटा वहाँ से मिला। तो हमें इस डेटा से ये पता लगाना है कि ऑर्डर क्या होगा किसी भी रिएक्शन का, ठीक है। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो कैसे लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू लिख सकते हैं k इंटू ए की पावर x इंटू बी की पावर y। हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे 4 इक्वेशन बनाने वाले हैं। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से अगर मैं बोलूँ, तो एक्सपेरिमेंट 1 से अगर मैं बात करूँ, तो एक्सपेरिमेंट 1 से क्या होगा, रेट कितना लिखा हुआ है 6 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू k इंटू ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.1 टू द पावर x, इसकी है भी 0.1 टू द पावर y, है ना। बढ़िया, ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सेकंड इक्वेशन है 0.3 सॉरी 0.3 नहीं 7.2 इंटू 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू k इंटू 0.3 की पावर x और 0.2 टू द पावर y। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, है ना। थर्ड इक्वेशन लिखी जाएगी एक्सपेरिमेंट नंबर 3 के लिए। एक्सपेरिमेंटल 2 के लिए था, एक्सपेरिमेंट 3 के लिए लिखेंगे यहाँ पर 2.88 इंटू 10 टू द पावर -1 इज इक्वल टू k इंटू 0.3 की पावर x, 0.3 की पावर x और 0.4 टू द पावर y। इसको इसको 3 बोल दिया, ठीक है। एक्सपेरिमेंट 4 की तरफ चलते हैं। 4 में है 2.4 इंटू 10 टू द पावर -2 इज 0.4 0.1, तो 0.4 टू द पावर x, 0.1 टू द पावर y, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो हमने 4 इक्वेशन बना ली। हमारे पास जो 4 एक्सपेरिमेंट थे उससे हमने 4 इक्वेशन यहाँ पे बना लिए। अब हमें चेक करना है कि हम कौन सी इक्वेशन का यूज़ करके हम बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे तो अगर 1 को डिवाइड करोगे 4 से, 1 डिवाइडेड बाय 4 करोगे, मतलब ये डिवाइडेड बाय ये, तो ये हो जाएगा। इसको क्या तुम इस चीज़ को क्या लिख सकते हो, 24 इंटू 10 की पावर -3 लिख सकते हो। किसको, इसको। तो 6/24 कितना आ जाएगा, 6/24 आ जाएगा 1/4, है ना। 0.1 टू द पावर x से 0.4 टू द पावर x से, तो ये भी हो जाएगा 1/4 टू द पावर x। और y से ये y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से सिंपल x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, मतलब जो x के करस्पॉन्डिंग ऑर्डर है वो कितना रहेगा, वो रहेगा 1। अब चलते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड के लिए खुद सोचो हमें क्या करना पड़ेगा। सेकंड के लिए हमें यहाँ से मिल सकती है चीज़, यहाँ से नहीं, अगर ढूंढना चाहो तो यहाँ से हमारे लिए ज़्यादा आसान होगी। हम अगर 2/3 कर दें, अगर हम 2/3 कर दें, कभी भी हमें है ना ऐसा इक्वेशन देखना है जहाँ पर हमारा कोई कॉमन चीज़ें ज़्यादा हो, ताकि कैंसिल आउट जल्दी हो जाए और हम जो रिजल्ट्स लेना चाहते हैं वो हमें थोड़ा जल्दी मिल जाए, ठीक है। तो वो हिट एंड ट्रायल्स मेथड से तुम कर सकते हो। 2/3 करोगे तो ये 7.2 है, ये 2.88 है। इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 28, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 28.8 इंटू 10 की पावर -2 लिख सकते हो ना इसको। और ये 7.2 डिवाइड बाई ये करोगे तो ये आ जाएगा फिर से 1/4। ये कितना आ जाएगा, फिर से 1/4, और ये 1/4 आ जाएगा यहाँ पे। और ये से ये कैंसिल हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा। 0.2 डिवाइड बाई 0.4 मतलब 1/2 की पावर y। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो y की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई। तो हम यहाँ पे रेट लो क्या लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू हो जाएगा k इंटू a इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। और इसका ओवरऑल ऑर्डर अगर इस रिएक्शन का बोला जाएगा तो ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा 1 + 2 = 3। 1 यहाँ का, 2 यहाँ का, तो आंसर क्या आ जाएगा 3, ठीक है। तो एक्सप्रेशन क्या होगा वो मैंने तुम्हें यहाँ पे समझा दिया। तो आई थिंक थोड़ी सी चीज़ क्लियर हुई होगी। अब आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने जो भी बात किया है यहाँ पे वो सारी बात कर रहे थे हम अभी फ़िलहाल के लिए, कि किसी भी रिएक्शन का जो भी ऑर्डर है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो वो जो एक तरीका मैंने बताया कि तुम्हें कुछ एक्सपेरिमेंट्स के डेटा दिए होंगे और तुम उससे ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हो, तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन वो क्या बना सकता है, दूसरे क्वेश्चंस के अंदर वो वेराइटीज़ बना सकता है। उन वेराइटीज़ के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि सेकंड चीज़ क्या हो सकती है कि जब उसका अगर उसको कभी भी ऑर्डर के बारे में अगर क्वेश्चन पूछना होगा तो वो क्या कर सकता है, वो टी हाफ से रिलेट कर सकता है। वो किसके साथ रिलेट कर सकता है, टी हाफ के साथ। वो क्या करेगा, तुम्हें कुछ टी हाफ का डेटा देगा, तुम्हें क्या देगा, टी हाफ का डेटा देगा। और जैसा कि मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि जो टी हाफ होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है n0 टू दी पावर 1 - n के, है ना, लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था। तो वो तुम्हें क्या देगा, किसी रिएक्शन के अंदर टी हाफ दे देगा और उसके करस्पॉन्डिंग n0 का डेटा दे देगा। ठीक है, अब n0 का डेटा दे देगा हमें और वो हमसे क्या पूछना चाहेगा, वहाँ पे ऑर्डर पूछना चाहेगा। तो वहाँ पे हमें सिंपल सा करना क्या है, हमें सिंपल सा कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है, टी हाफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय टी हाफ ऑफ 2, ये किसके बराबर हो जाएगा, n0 डिवाइडेड बाय n0 ऑफ, मतलब अगर हम n0 फर्स्ट बोल दें इसको और n0 सेकंड बोल दें, ठीक है, टू दी पावर 1 - n बोल सकते हैं, है ना। ये वैल्यूज़ हमें वहाँ पर गिवन होगी, ये वैल्यूज़ हमें वहाँ पर गिवन होगी। बस हमें क्या करना है, पुट करना है। और अगर पुट करने पे हमें वहाँ से क्या करना है, n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, n की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर कैसे क्या होगा। समझ में आ रहा है क्या चीज़, समझ क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन करवा दूंगा तो उससे थोड़ी सी क्लैरिटी तुम्हें हो जाएगी वैसे। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि वो टी हाफ के साथ तुम्हें हाफ लाइफ के साथ, इसको हाफ लाइफ मेथड बोलते हैं। ठीक है, इसको हाफ लाइफ मेथड बोलते हैं। बाई चांस अगर कहीं पे पढ़ो तो तुम्हें पता होना चाहिए, मतलब वो मेथड जिससे तुम्हें पता चलता है कि किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर क्या है हाफ लाइफ की मदद से। तो ये हम वहाँ पे कर सकते हैं। तो आई थिंक तुम्हें थोड़ी सा क्लियर हुआ होगा कि हाफ लाइफ से भी हम पता लगा सकते हैं। ये पहले भी मैं बात कर चुका हूँ कि हाफ लाइफ से हम कैसे पता लगा सकते हैं। सेकंड चीज़ है हमारे पास यहाँ पे ग्राफिकल मेथड। सेकंड चीज़ है हमारे यहाँ पर ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड है ना। अब ग्राफिकल मेथड के अंदर क्या होता है कि सपोज हमें कोई ग्राफ दे दिया, हमें सपोज कोई ग्राफ दे दिया कुछ इस तरीके से, समझना है इस चीज़ को, आराम से समझना है। अगर हमें कोई ग्राफ दे दिया तो हमें कैसे चीज़ें पता चलेगी। सपोज टी हाफ का ही ग्राफ दे दिया, उसने दे दिया कि टी हाफ वर्सेस a0 का ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, और ग्राफ के अंदर हमें कुछ ये दे दिया। ठीक है, तो अब हमें सोचना है कि ये ग्राफ किसके लिए होगा। इसके लिए हमें सिंपल सा क्या करना है कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि टी हाफ और a0 जो है क्या, वो एक लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है और ओरिजिन से पास हो रही है। आपको इसका मतलब क्या है कि टी हाफ जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, a0 के प्रोपोर्शनल होगा। तभी तो ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होगी। और किस कंडीशन में टी हाफ a0 के प्रोपोर्शनल होता है, तो हमें पता है वो कौन सा ऑर्डर है, वो है 0 ऑर्डर। ठीक है, जाके चेक कर सकते हो, ये यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। n की वैल्यू 0 पुट कर दो तो टी हाफ किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, a0 के। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये। ठीक है, इसी तरीके से अगर ग्राफ हमें कोई ऐसा दे दिया जाए, ठीक है, टी हाफ वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, अगर मैं इसको कॉन्सेंट्रेशन बोल देता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, टी हाफ वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका ग्राफ अगर तुम्हें ऐसा दे दिया जाए, ऐसा दे दिया जाए, इसका मतलब क्या है कि टी हाफ की जो भी वैल्यू है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। तो टी हाफ की वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, ऐसा कौन सा इक्वेशन होगा, ऐसा कौन सा इक्वेशन है, पहले भी बात कर चुका हूँ, वो है फर्स्ट ऑर्डर। वो कौन सा है तुम्हारा, फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के अंदर टी हाफ की वैल्यू डिपेंड ही नहीं करती कि उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या थी। आई थिंक चीज़ें क्लियर हो रही होगी मैं क्या समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। तो टी हाफ कॉन्सेंट्रेशन में अगर बात किया जाएगा तो कुछ ऐसा आएगा। टी हाफ कॉन्सेंट्रेशन के अंदर अगर इस टाइप की लाइन आएगी तो फर्स्ट ऑर्डर आएगा। ठीक है, तो हमें ग्राफ से देख के पता चल जाना चाहिए कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। इसी तरीके से आगे अगर हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ आ गया कि टी हाफ वर्सेस 1/n0, ठीक है, 1 कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ आ गया और उसका ग्राफ हमें कुछ ऐसा दे दिया, ऐसा ग्राफ हमें उसका दे दिया। तो टी हाफ वर्सेस 1/n0 का ग्राफ दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि टी हाफ प्रोपोर्शनल टू 1/n0 है ना। टी हाफ प्रोपोर्शनल टू 1/n0 है। टी हाफ प्रोपोर्शनल टू अगर 1/n0 है तो टी हाफ प्रोपोर्शनल टू n0 टू द पावर -1 है ना। टी हाफ प्रोपोर्शनल टू n0 टू द पावर -1 है। अब इसको इससे कंपेयर करो, यहाँ पे इसकी पावर है 1 - n, वहाँ पे है उसकी -1। इसका मतलब क्या है कि 1 - n इक्वल टू -1 है ना। तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 2। मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा सेकंड ऑर्डर,
मतलब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, सिंपल हो जाएगा सेकंड ऑर्डर। तो ये पहचानने का तरीका होता है कि हम ग्राफ से पहचान सकते हैं कि कौन सा ऑर्डर है। तो ये इसको हमने ग्राफिकल मेथड बोला। जैसे और भी तुम्हें ग्राफ बताया मैंने, और भी मैंने तुम लोगों को ग्राफ बताया, उन ग्राफ से भी तुम पहचान सकते हो कि कौन सा ऑर्डर किसके लिए होगा। ठीक है, तो ऑफकोर्स ग्राफ्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें स्टडी करना आना चाहिए कि ग्राफ हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। तो कभी भी अगर ग्राफ आता है तो तुम्हें सिंपल सा क्या करना है कि सपोज टी हाफ और कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ आया ना, तो सोचो कि इनका कोई फॉर्मूला है क्या। ठीक है, कभी भी अगर ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो हमेशा सोचो कि क्या टी हाफ और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में क्या कोई रिलेशन मैंने पढ़ा है। अगर तुमने कोई रिलेशन अगर वहाँ पे पढ़ा हुआ है, इसका मतलब तुम रिलेट कर पाओगे। अगर तुम्हें रिलेशन नहीं पता ना, तो रिलेट करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। इसकी वजह से ग्राफिकल के अंदर अगर तुम थोड़ा सा पीछे हो या ग्राफिकल चीज़ें तुम्हें थोड़ी सी नहीं समझ में आती है, तो कभी भी ग्राफ के क्वेश्चन में सबसे पहले ये ट्राई किया करो कि किस किस के बीच में ग्राफ है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, पहले वो सोचो। उसके बाद ये ट्राई करो कि क्या तुमने इन दोनों में कोई रिलेशन वाली चीज़ कहीं पे पढ़ी है। चाहे वो अगर हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर बात करें तो जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, क्या कहीं पे कोई चीज़ मैंने यहाँ से रिलेट किया है। जैसे ही तुम देखो कि हाँ ये जीरो ऑर्डर में भी आया है, ये फर्स्ट ऑर्डर में भी आया है, सेकंड ऑर्डर में भी आया है, अब तुम्हारा काम है कि इन तीनों में से पता लगाना है कि कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है। तो ऑफकोर्स उनको तुम्हारे फॉर्मूले के साथ रिलेट करना पड़ेगा। जैसे ही तुम फॉर्मूले के साथ रिलेट करोगे तुम्हें चीज़ें आ जाएगी। हाँ, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम्हें कुछ बेसिक मैथमेटिक्स की चीज़ें आनी चाहिए। जैसे कि स्ट्रेट लाइन अगर हमें दी हुई है तो उनको बनाना कैसे। ठीक है, अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ तो उसका ग्राफ कैसा होता है। जैसे कुछ ग्राफ पैराबोला होते हैं, कुछ ग्राफ हाइपरबोला होते हैं, तो उनकी इक्वेशन का जो बेसिक फंडा है वो तुम्हें क्लियर होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा ना कि तुम ग्राफ को उतना अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे और तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हमेशा बात क्या होती है ग्राफ के क्वेश्चंस के अंदर, कि तुम सबसे पहले ये देखो कि किस किस के बीच में ग्राफ है। ठीक है, सबसे पहले तुमने ये देख लिया। ठीक है, ग्राफ देखने के बाद ये पता लगाओ कि इससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला है जो मैंने पढ़ा हुआ है। जैसे ही फॉर्मूला मिलता है, हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हो, जैसे काइनेटिक्स के अंदर तो हमें जनरली मिल जाते हैं कि जीरो ऑर्डर में भी ए टी ए नोट टी आ रहा है, के आ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर के अंदर भी सेम चीज़ आ रही है। तो अब ट्राई करो कि इनमें से कहाँ पर ये फॉर्मूला फिट हो रहा है, कहाँ पे फॉर्मूला मैं अच्छे से लगा पा रहा हूँ, कहाँ पे फॉर्मूला एप्लीकेबल हो पाएगा तीनों जगह में से। अगर वो सोच पा रहे हो तो आसानी से चीज़ें कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्राफिकल क्वेश्चन के अंदर कि सबसे पहली चीज़ है कि हमें पता लगाना है कि क्या कोई भी इससे रिलेटेड फॉर्मूला हमारे पास है। ग्राफ के अंदर कभी भी ग्राफिकल क्वेश्चन ज़्यादा क्यों नहीं कर पा रहे हो, उसके मेन दो रीज़न है कि चीज़ें रिलेट नहीं हो पा रही है, और सेकंड चीज़ है कि हमें बेसिक मैथ्स नहीं आती। ठीक है, दो रीज़न है, इससे बड़े और कोई रीज़न नहीं है। अदरवाइज ग्राफ के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो तुम सीधा देख के बता सकते हो। ठीक है, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सीधा ये वाला ग्राफ देख के बोल देते हैं कि जीरो ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हाँ अगर स्ट्रेट लाइन आ रही है, टी हाफ और कॉन्सेंट्रेशन में रिलेशन प्रोपोर्शनलिटी कहाँ होती है, तो जीरो ऑर्डर में होती है। कहाँ नहीं होती, फर्स्ट ऑर्डर में होती है। 1/n0 के साथ प्रोपोर्शनलिटी कहाँ होती है, तो सेकंड ऑर्डर के अंदर होती है। तो वो देख के सीधा बता पा रहे हैं। क्यों बता पा रहे हैं? क्योंकि उनका जो रिलेट करने का जो भी पावर है एक तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो वो कब आएगा? जब तुम अच्छे से रिलेट कर पाओगे। अगर रिलेट कर पा रहे हो तो ग्राफ के अंदर तुम्हें शायद तक ही कभी प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो ग्राफ के जो भी क्वेश्चन है ना, उन ग्राफ के क्वेश्चंस को एक बार बस रिलेट करने की कोशिश किया करो, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि मैंने काफ़ी बच्चों से सुना है कि सर ग्राफ में बड़ी प्रॉब्लम आती है, जब भी ग्राफ वाले क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा मटक जाता है। ठीक है, तो जो भी नीट वाले बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली है कि ऑफकोर्स वो उतना मैथ नहीं पढ़ पाते हैं, तो थोड़ा सा एक बेसिक चीज़ जो कभी शायद हम डिस्कस भी कर चुके हैं, तो वो चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दी हुई है तो उस इक्वेशन को हमें स्ट्रेट लाइन को अगर ड्रॉ करना है तो कैसे करते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये कभी कभी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, इसलिए छोटी छोटी चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ध्यान दोगे तो तुम्हें ये चीज़ों में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बाई चांस ट्राई करोगे थोड़ा और कुछ क्वेश्चंस अगर इससे रिलेटेड ट्राई करोगे ग्राफ से तो थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। फिर भी अगर प्रॉब्लम होता है तो उस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन हाँ, ग्राफिकल मेथड और ग्राफ वाले क्वेश्चंस ऑफ कोर्स हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हमें इनको समझना तो है। मतलब इनको इनकी जो भी लैंग्वेज है या जो भी हमें समझाने वाले हैं ये हमें समझ में तो आना ही चाहिए। अगर ये हमें समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। तो हमें इन दो चीज़ों पे ज़्यादा वर्क करना है कि हमारे फॉर्मूले हमें याद हो।
ठीक है, फॉर्मूले याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के अंदर टाइम कम होता है और हमें फॉर्मूले अगर याद नहीं है, हम अगर वैल्यू साइड से पुट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे कॉन्सेप्ट्स काफ़ी ज़्यादा वीक है। ठीक है, तो फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले याद होंगे तो रिलेट करने में आसानी होगी, और रिलेट करने में अगर आसानी होगी तो तुम ग्राफ के क्वेश्चंस को काफ़ी इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो कुछ बेसिक मैथ्स और कुछ फॉर्मूले याद रखने पे तुम आराम से ग्राफ्स को स्टडी कर सकते हो। ठीक है, ग्राफ्स को स्टडी करना किसी क्वेश्चंस करने से भी ज़्यादा आसान है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हमें पेन नहीं चलाना होता, हम देख के चीज़ें बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है। तभी लोग ग्राफ का ज़्यादा यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू कि हम कुछ डेटा लिखें। डेटा को अरेंज करने के लिए हम ग्राफ बनाते हैं, ताकि हम पूरा विजुलाइज कर पाएँ कि क्या चीज़ एक्चुअल में हो रही है। ठीक है, तो आई थिंक तुम लोगों को क्लियर होगी। फिर भी कुछ और ग्राफ्स मैं यहाँ पे तुम्हें बता देता हूँ जो कि ज़ीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड है। तो बाई चांस अगर कुछ बच्चे कैच नहीं कर पा रहे हो, तो उनको कम से कम वो ग्राफ अगर एक बार उनके सामने से चले जाएंगे, तो वो ग्राफ से वो कभी क्वेश्चन शायद गलत ना करें। तो अब देखते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और उनसे रिलेटेड कुछ ग्राफ्स को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो उससे शायद तुम्हें थोड़ा और क्लियर होगा। तो पहले देख लेते हैं, उसके बारे में कुछ और बात करते हैं। तो सबसे पहले जीरो ऑर्डर लिखा है, तो जीरो ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या होता है ये बता चुका हूँ। जीरो ऑर्डर के लिए फॉर्मूला होता है AT = A0 - KT, है ना। इसके साथ इसका टी हाफ क्या होता है, टी हाफ होता है A0/2K। फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला होता है K × T = 2.303 log base 10 A0/AT, है ना। और अगर तुम लोगों को याद हो तो इसको फिर फॉर्मूला हमने डिराइव करके आगे लिखा था AT = A0 × e⁻−KT, है ना। इसका जो टी हाफ होता है वो होता है 0.693/K। सेकेंड ऑर्डर के लिए बात करते हैं। सेकेंड ऑर्डर के लिए हमारे पास आया था 1/AT - 1/A0 = KT, है ना। और इसका टी हाफ जो होगा वो होगा 1/KA0। ये हमारी वैल्यू निकल के आई थी। आई थिंक तुम लोगों को शायद पता होगा थोड़ा। ठीक है, जैसे कि टी हाफ के बारे में तो हम बात कर चुके हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। अगर हमें कोई पूछ लेता है कि AT वर्सेस T के बीच का अगर ग्राफ है, तो बताओ जीरो ऑर्डर के लिए कैसा ग्राफ आएगा। बताओ जीरो ऑर्डर के लिए AT वर्सेस T का ग्राफ कैसा आएगा। तो AT वर्सेस T है, तो ये अफकोर्स अपना कहाँ पर है, ये अपना है y एक्सिस पे और ये अपना है x एक्सिस पे, है ना। तो y = mx+c वाली लाइन हो गई। y = mx+c वाली लाइन होगी, तो बताओ कैसी आएगी y = mx+c वाली लाइन। अगर मैं आप पे ड्रॉ करने की कोशिश करूं, तो t अगर 0 है तो AT की वैल्यू क्या हो जाएगी, A0, है ना। तो ये वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी A0। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए। और अगर हमारी यहाँ पे है तो AT की वैल्यू 0, तो वो T की वैल्यू क्या आ जाएगी, A0/K। तो यहाँ पे T की वैल्यू हो जाएगी अपनी A0/K। तो कुछ ऐसा ग्राफ आने वाला है। ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ आने वाला है जिसका स्लोप क्या है, जिसका स्लोप है -K। पहले भी बना चुका हूँ, कोई नई चीज़ नहीं बना रहा हूँ। AT वर्सेस T। सिमिलरली अगर हमें कोई ऐसा ग्राफ दे देता है AT वर्सेस T का कोई अगर हमें ऐसा ग्राफ दे देता है इस टाइप का, ठीक है, तो ये किसके लिए होगा, ये इसके लिए होगा। किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ये किसके लिए था, ये था जीरो ऑर्डर के लिए। ये था जीरो ऑर्डर के लिए। ये किसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियली ग्राफ डिक्रीज हो रहा है। तो AT वर्सेस T की अगर बात की जाएगा तो टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करें, तो यहाँ पे किस तरीके का ग्राफ आएगा एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे मैं ग्राफ बनाऊंगा 1/AT वर्सेस T के बीच में। ठीक है, यहाँ पे 1/AT वर्सेस T के बीच में ग्राफ बनाऊंगा। तो किस तरीके का ग्राफ बनेगा, ऑफकोर्स ये है अपना y एक्सिस पे, ये है अपना कहाँ पर, ये है अपना y एक्सिस पे, ये है अपना x एक्सिस पे। ठीक है, तो अगर t की वैल्यू 0 है तो 1/AT की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/A0। मतलब यहाँ पे हो जाएगा अपना 1/A0। चेक करना एक बार। और इसके बाद अगर हमारा 1/AT 0 है तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, -KA0, -1/KA0। तो अगर -1/KA0 होगी तो ऑफकोर्स पीछे जाएगा ग्राफ, और हम पीछे नहीं भेजेंगे इसको। तो ये जो भी ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा। याद रहेगा, इतनी चीज़, सिंपल सी चीज़ है। इसका अगर ये एंगल थीटा है तो tan थीटा हो जाएगा K, tan थीटा हो जाएगा K। और ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 1/A0।
ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1/n0। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ है। तो ये देखो तीनों अलग अलग ग्राफ है, ये था जीरो ऑर्डर के लिए, ये था फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये था सेकंड ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो कहाँ से बनाया, मैंने उनके फॉर्मूले को रिलेट किया, जस्ट उनके फॉर्मूले को रिलेट किया, उसके फॉर्मूले को रिलेट किया। तो अगर कहीं ऐसा ग्राफ मिलता है तो वो किसका है, ऑफकोर्स वो फर्स्ट ऑर्डर का। ये ऐसा ग्राफ मिलता है तो ये किसका है, जीरो ऑर्डर का है। ऐसा ग्राफ मिलता है तो ये किसका है, सेकंड ऑर्डर का है। तो कुछ ऐसे रिलेट करना है हमें ताकि हम रिलेट करके आंसर निकाल पाए, ठीक है। तो ग्राफ देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी वजह से थोड़ा सा इसको ज़्यादा बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। तो कभी अगर पूछ रहा है तो चीज़ें पता होनी चाहिए। तो बेसिक फॉर्मूला याद रखो और कुछ इक्वेशंस मैथमेटिक्स की जो तुम्हें पता होनी चाहिए जिससे तुम ग्राफ प्लॉट कर पाओ। जैसे कि मैंने ये जो लाइन बनाई है ये कैसे बनाई है, मैंने यहाँ पे मुझे पता है y = mx + c होता है, तो मैंने उसके करस्पॉन्डिंग ये ग्राफ ये लाइन बनाई है, ठीक है। मुझे पता है एक्सपोनेंशियल ग्राफ ऐसा होता है, तब मैंने ये लाइन बना पाया हूँ। ये भी मैंने कैसे बनाया है, स्ट्रेट लाइन की तरह बनाया। तो ये कब बना पाया हूँ, जब मुझे पता है कि y = mx + c लाइन को कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना पता होनी चाहिए, तभी तुम आराम से यहाँ पे कर पाओगे। तो अब चलते हैं एक और बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के लिए जिसका नाम है पैरेलल रिएक्शंस, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बार देखना अच्छे से, सिंपल सी चीज़ है तो पता चल जाएगा क्या करवाने वाला हूँ। पैरेलल रिएक्शंस, पैरेलल रिएक्शंस का सिंपल सा मीनिंग क्या है कि सपोज कोई रिएक्टेंट है ए जो कन्वर्ट हो रहा है दो प्रोडक्ट के अंदर, एक तो बी है और दूसरा क्या है सी है। इसको बोलते हैं पैरेलल रिएक्शन, मतलब ए बी भी बना रहा है, ए सी भी बना रहा है। इस टाइप की रिएक्शंस को पैरेलल रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ का जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है, यहाँ का रेट कांस्टेंट क्या है K2, ठीक है। कुछ इस तरीके से रिएक्शन हो रही है। पहले हम जब रिएक्शन देते हैं तो क्या बोलते थे, ऐसे बी जा रहा है ओनली या ऐसे सी जा रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर दोनों चीज़ें हो रही है तब हम कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं। तो मान लेते हैं कि ए से बी जाने का जो रेट है वो R1 है और ए से सी जाने का जो रेट है वो क्या है, R2 है, ठीक है, R1 और R2। तो अगर मुझे रेट R1 लिखना है तो R1 क्या होगा, R1 किसके बराबर होगा, R1 बराबर होगा K1 × A। R1 किसके बराबर होगा, K1 × A। हाँ, यहाँ पे ये स्पेशली मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आता है और वही सिलेबस में है कि ये दोनों रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रही है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रही है। ये हम ओनली फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये मैं तुम्हें मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। यही हमारे सिलेबस के अंदर है तो यही मेंशन कर रहा हूँ। तो R1 = क्या हो जाएगा, K1 × A, और यहाँ पे R2 है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, R2 = K2 × A हो जाएगा, है ना। अब R1 है क्या, R1 क्या है, R1 क्या है, R1 है B के बनने की रेट, B के अपीयर होने की रेट। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ dB/dt, है ना। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ dB/dt। क्या R2 को मैं ये लिख सकता हूँ dC/dt, है ना। R2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, dC/dt। तो अगर मुझे कोई ऐसी इक्वेशन देके बोलता है कि बताओ dB/dt क्या होगा, तो मैं ओनली इसको देखूंगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो B नहीं है, तो यहीं पर B है, यहाँ पर B है, तो यहाँ पे अगर हमारा B है तो यहाँ की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी, K1 × A के बराबर। फिर यहाँ पर K2 है तो C के बनने की रेट क्या होगी, K2 × A के बराबर। आई थिंक चीज़ क्लियर हो रही होगी। अब ये दोनों जो है ये दोनों अपीयर हो रहे हैं, मतलब ये दोनों प्रोडक्ट है, तो ये दोनों प्रोडक्ट है। लेकिन अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि बताओ जो A है उसके डिसअपीयर होने की रेट क्या है, -dA/dt। माइनस क्यों लगा रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा, रिएक्टेंट है। यहाँ पे प्लस क्यों लगाया था, क्योंकि ये प्रोडक्ट थे। तो अगर तुम्हें कोई -dA/dt पूछ ले तो -dA/dt मतलब वो पूछ रहा है तुम्हें कि जो K है, जो A है उसके डिसअपीयर होने की रेट क्या है, ठीक है। तो क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A अगर मैं लिखूँ यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, तो वो किसके बराबर होगा, R1 + R2 के बराबर, ठीक है। पहली ये वाली रिएक्शन प्लस ये वाली रिएक्शन। अब R1 क्या है अपने पास, R1 है K1 × A प्लस R2 क्या है अपने पास, K2 × A, ठीक है। R1 क्या है, K1 × A, R2 क्या है, K2 × A। हमने इन दोनों को ऐड किया, इसको लिख दिया K1 + K2 × A। क्या लिख दिया, K1 + K2 × A कर दिया हमने। अब इस K1 + K2 को हमने ओवरऑल पुट कर दिया K, और इसको क्या पुट कर दिया, K × A।
और यहाँ से क्या आ गया हमारे पास माइनस डी ए बाई डी टी। यहाँ से क्या आ गया माइनस डी ए बाई डी टी की वैल्यू क्या आ गई के इंटू ए, जहाँ पर के किसके बराबर है, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ के किसके बराबर है, के वन प्लस के टू के बराबर। चीज़ क्लियर है, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। के वन किसके बराबर है, के किसके बराबर है, के वन प्लस के टू के बराबर। तो पैरेलल रिएक्शन के अंदर हमें अगर कोई रिएक्टेंट का रेट पूछेगा कि इसके डिसअपियर होने की रेट क्या है, तो ये प्लस ये इंटू इसकी कॉन्सेंट्रेशन। अगर ओनली इसके अपीयर होने का रेट पूछेगा तो ओनली मैं K1 को पार्टिसिपेशन में लाऊंगा या K1 को ही मैं लेके आने वाला हूँ। इसकी अगर कोई रेट पूछेगा तो मैं ओनली K2 को ही फॉर्मूले के अंदर लाने वाला हूँ। लेकिन अगर कोई रिएक्टेंट की पूछता है तो मैं किसको लेके आऊँगा, मैं लेके आऊँगा ओनली रिएक्टेंट की पूछता है तो मैं K1 प्लस K2 दोनों को फॉर्मूले के अंदर लेके आऊँगा, जो कुछ इस तरीके से बनने वाला है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो सकता है। अब कभी कभी क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन के अंदर ये हो सकता है कि ए से ये बन सकता है कि ये एक्स बी बन रहा है। कितना बन रहा है, एक्स बी। तो बताओ यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे सिंपल एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ से 5 जाएगा तो यहाँ कितना बनेगा, 5x बनेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर y है, सपोज यहाँ पे कितना है, यहाँ पे अगर y है तो यहाँ से अगर 5 जाएगा तो यहाँ कितना बनेगा, 5y। तो सिंपल यहाँ पे y क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कभी अगर यहाँ पे सपोज 2 आ गया, 2b बन रहा है, a से बन रहा है 2b और a से बन रहा है सपोज 3c। तो अगर मैं यहाँ पे अगर लेता हूँ कि a यहाँ से 3c बन रहा है और यहाँ पे ये 2b बन रहा है, तो यहाँ पे सिंपल सा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल सा हो जाएगा 2 और यहाँ पे सिंपल सा क्या हो जाएगा 3। चीज़ समझ में आ रही है। फिर यहाँ पे भी उनका चेंजेस होंगे। ठीक है, यहाँ पे भी क्या चेंजेस होंगे, यहाँ पे भी 2k1 हो जाएगा और यहाँ पे भी ये कितना हो जाएगा 3k2। तो फिर a कॉमन निकाल के 2k1 प्लस 3k2 को हम k पुट कर देंगे। चीज़ समझ में आ रही है, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, लेकिन अभी हम एक बेसिक सी चीज़ को यहाँ पे समझने वाले हैं, तो उसी की तरफ पूरा ध्यान रहेगा अपना। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं ताकि तुम्हें कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो आई थिंक तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि अगर पैरेलल रिएक्शन के अंदर ए का रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जाए या ए का डिसअपियर होने का रेट पूछा जाए तो हम कुछ ऐसे निकालेंगे, और अगर हमें प्रोडक्ट के अपीयर होने का रेट पूछा जाए तो हम कुछ ऐसे निकालने वाले। ठीक है, याद रहेगा। अब कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ परसेंटेज बताओ कि कितना बी बनेगा। तो परसेंटेज बी अगर हमें कभी भी निकालना है तो हम सीधा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, कौन सा, कि b का जो भी वैल्यू होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, उसका k कितना है, क्योंकि उसका रेट किस पे डिपेंड करेगा, k पे, क्योंकि a तो दोनों के लिए सेम है। ठीक है, तो इसका जो परसेंटेज निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, k1 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2 इंटू 100। ठीक है, तो इससे हम परसेंटेज ऑफ b, मतलब अगर 100% है तो उसमें से b कितना बन रहा है हम ऐसे निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई हमें परसेंटेज ऑफ c निकालने के लिए अगर बोल देता है तो परसेंटेज ऑफ c होगा k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2 इंटू 100। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। सपोज अगर किसी क्वेश्चन के अंदर ए से एक और रिएक्शन हो रही है और डी बन रहा है तो वहाँ पर हमारा R3 हो जाएगा और सिमिलर प्रोसीजर हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे K1 प्लस K2 प्लस K3 हो जाएगा। तो जब परसेंटेज ऑफ डी निकालेंगे या परसेंटेज ऑफ सी निकालेंगे तो नीचे क्या आएगा, K1 प्लस K2 प्लस K3 आ जाएगा। ठीक है, तो एक सिंपल सी चीज़ है जो पैरेलल रिएक्शन के अंदर आती है। तो जो उसका एक बेसिक सा चीज़ है वो मैंने तुम लोगों को समझा दिया। अगर कहीं पर सपोज इस टाइप की चीज़ अगर कहीं पर आती है तो तुम आई थिंक कर पाओगे उस चीज़ को और समझ पाओगे कि हाँ इसके अंदर कैसे हमें आंसर निकालना है। और हमेशा वो या तो तुम्हें मेंशन कर देगा कि वो फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, वो फर्स्ट ऑर्डर में ही तुम्हें देगा, नहीं भी करता तो तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर लेके ही उसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो आई थिंक तुम्हें चीज़ क्लियर हुई होगी। आज का जो भी लेक्चर था वो तुम्हें समझ में आया होगा और चीज़ें पता चली होगी कि ग्राफ से हमें कैसे क्वेश्चन करने हैं, पैरेलल रिएक्शन क्या होता है, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके जो फॉर्मूले है या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे ट्राई करना है, ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तो यहाँ पर हम काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। अब काफ़ी कुछ कम चीज़ें बची है जो हमें पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन और कुछ थ्योरीज वगैरह के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम रेडियो एक्टिविटी शुरू करने वाले हैं। लेकिन तब तक के लिए तुम्हें क्या करना है, तब तक के लिए तुम्हें काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना है चीज़ें, ताकि आगे अगर चीज़ें आती है तो तुम्हें कभी भी कोई दिक्कत ना हो। बाकी लेक्चर के नोट्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाके तुम छाप सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जो भी पढ़ा रहा हूँ वो काफ़ी अच्छे से पढ़ो, और तब तक के लिए बाय।